चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाज लोग जानबूझकर मूसा नदी के तरक्याती कामों से मुतालिक आधा सच फैला रहे हैं जो आवाम के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत का ख्याल है कि हम ताकत का इस्तेमाल निगरान के तौर पर करते हैं, आवाम पर गलबा पाने के लिए नहीं। इसलिए बतौर वज़ीर आला मैंने इस प्रोग्राम के जरिए आवाम को हक़ाइक़ बताना अपना फ़र्ज़ समझा। चीफ मिनिस्टर ने मूसा इनवाइट्स प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मूसा नदी की आलूदगी न सिर्फ रंगारेड्डी और हैदराबाद बल्कि नलगोंडा ज़िले में भी लोगों की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। शहर की नालियाँ, सनती फजला और इंसानी व मवेशियों का फजला मूसा में मिलकर दरिया को जहरीला बना रहा है, जिससे कैचमेंट के इलाकों में सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दरियाए मूसा की सफाई उनकी सेहत और मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए इस मामले को नज़रअंदाज किए बगैर दरियाए मूसा को बहाल करने की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दुनिया के ममालिक तरक्की की राह पर गामज़न हैं, अगर हम पीछे रहे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने तमाम शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दानिशवरों से मुलाकात की और तजावीज़ ली है कि किस किस्म की तरक्की करनी है। ఈ రోజు మీరు ఎంతసేపు నా రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్ కు పరిమితం అయిపోయి ఆలోచన చేస్తున్నాం। ఈ రోజు ఇక్కడ నివాసాలు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళకి జరుగుతున్న సమస్యల గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం। నేను కూడా సానుభూతితో ఉన్నాను, కానీ కిందున్న నల్గొండ గురించి ఒకరైనా ఆలోచన చేస్తుండ్రా? ఈ రోజు ఫార్మా కంపెనీల కాలుష్యము, నగరంలో వెదజల్లుతున్న కాలుష్యము, నగరంలో ఉన్న డ్రైనేజీలు, ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న మనుషుల కలేబరాలు, అంబర్పేటలో ఉన్న శ్మశాన వాటికలు, ఈ మూసీ నదిలో చనిపోతున్న పశువుల కలేబరాలు ఒక విషం, ఒక కాలుష్యం, అది కాలుష్యం దాటి విషంగా మారి ఈ రోజు నల్గొండ ప్రజల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తుంది। ఒక స్టడీస్ ప్రకారము వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హస్ గివెన్ నో ఇక్కడ లివబుల్ కండిషన్స్ ఇది నివాస యోగ్యమైన ప్రాంతం కాదు బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అని చెప్పి ఒక పక్కన నల్గొండ ప్రజలకు ప్రకృతే ఒక శిక్ష విధిస్తే ఈ రోజు మానవ తప్పిదాల వల్ల ఈ రోజు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాలు భువనగిరి నుంచి ఆలేరు వరకు ఆ కిందికి వెళ్తే వాడపల్లి వరకు వెళ్తే ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న వాళ్లకు ఆడపిల్లలకు పెళ్లి అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి। ఈ రోజు ఆ ప్రాంతంలో పిల్లనివ్వడానికి వెనక ముందు ఆలోచన చేస్తున్నారు। ఆ ప్రాంతంలో పండించే పంటలు ఈ నీళ్లను వినియోగించడం వల్ల తినడానికి ఉపయోగం లేని పరిస్థితులు వచ్చినాయి। ఆ ప్రాంతంలో పండించిన కూరగాయలు కానీ ఆ ప్రాంతంలో పండించిన పంటలు కానీ తింటే వాటి వల్ల వచ్చే సమస్యలు అనంతము। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि किसानों की फलाह व बहबूद अवामी हुकूमत का मकसद है। इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में प्री बजट मीटिंग में महकमे ज़राअत की तजावीज़ पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग में वज़रा तमल्ला नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने मशवरा दिया कि ज़राअत के ओहदेदारों को चाहिए कि वह नामियाती और कुदरती काश्तकारी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शराकतदार बनाएं। इन्होंने हुक्म दिया कि सब्जियों और फूलों की काश्त सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए की जाए और इन मसनूआत की मार्केटिंग की सहूलियात फराहम की जाएं। और डिप्टी CM ने तजवीज़ दी है कि किसानों के ज़रई मंडी के गोदामों में बिजली पैदा करने के लिए सोलार रूफ टॉप्स लगाए जाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस सिस्टम के जरिए महकमे ज़राअत को न सिर्फ बिजली के अखराजात में बचत होगी बल्कि पैदा होने वाली इजाफी बिजली फरोख्त करके माली तौर पर मजबूत होने का भी मौका मिलेगा। सख्त इंतजामात के दरमियान हफ्ते को रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हुआ। तलबा श्रीलिंगमपल्ली, मियाँपुर, गच्चीबौली और चंदानगर के इम्तहानी मराकिज़ में 1 घंटा पहले पहुँच गए। मराकिज़ में दाखिल होने से पहले ओहदेदारों ने तलबा के हॉल टिकट्स की अच्छी तरह से जाँच की। इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर सेलफोन, स्मार्ट घड़ियाँ और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तलबा के सामान की हिफाजत के लिए गेट पर खुसूसी काउंटर कायम किए गए थे। इम्तिहान सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ जो 12:30 बजे तक जारी रहेगा। तलबा को 5 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त दी गई। इम्तिहान के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 144 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए और फिर इसके अलावा किसी भी बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। हुकाम ने इम्तिहानी मराकज़ में तिब्बी और महकमे सेहत के ओहदेदारों और पीने की पानी की सहूलियात का इंतजाम किया। ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए पुलिस ने खुसूसी इक़दाम किए। रियासत भर में 5,28,239 तलबा इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अजला के साथ साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी SSC इम्तहानात का पुरजोश अंदाज में आगाज़ हुआ। हैदराबाद के मुख्तलिफ मराकिज़ पर सुबह 8 बजे के बाद से ही तलबा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि इम्तहान 9:30 बजे शुरू हुआ। SSC बोर्ड हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि हर साल कम अज़ कम 10% तलबा इम्तहान के आखिरी 5 मिनट में इम्तहानी मराकिज़ पर पहुँचते हैं।
बोर्ड के डायरेक्टर पीवी श्रीहरि ने वालिदैन से मुनासिब इक़दाम करने की अपील की है ताकि तुलबा कम अज़ कम 30 मिनट कबल इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंच जाएं। ओहदेदारों ने बताया कि इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। इसके अलावा हर मरकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए गए, जबकि नकल को रोकने के लिए खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड्स भी तैनात किए गए। खानापुर में भी SSC इम्तिहानात के आगाज़ के मौके पर तुलबा में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। खानापुर में कायम इम्तिहानी मराकिज़ में तुलबा की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। यहाँ तुलबा आधा घंटा कबल इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुँच गए। इम्तिहानात 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। बहुत से मराकिज़ पर फ्लैक्सी शीट्स लगाई गई हैं, जिनमें तुलबा को अपनी पूरी कोशिश करने को कहा गया है। इम्तिहानात को पुरअमन बनाने के लिए इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। ज़िले भुवनगिर में भी SSC इम्तिहानात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे शुरू हुए, जिसके लिए ओहदेदारों ने तमाम इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। भुवनगिर के 50 इम्तिहानी मराकिज़ में 8,390 तुलबा शिरकत कर रहे हैं। ज़िले हुक्काम ने इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए हैं। ज़िले जगतियाल में भी 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का पुरअमन अंदाज में आगाज़ हुआ। यहाँ तुलबा वक्त से पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुँचे ताकि किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ कराया। ओके मैं रतन हाई स्कूल से आज का एग्जाम के लिए मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आई हूँ और मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन ही रहता है कि मैं एग्जाम कैसा दूँ। आई होप आई विल राइट एग्जाम नाइसली। सिलसिला में भी 10वीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन अंदाज में आगाज़ हुआ। तुलबा और सरपरस्त वक्त से पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुँच गए। हुकूमत ने इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम भी किए हैं ताकि तुलबा को इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने में दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। इम्तिहानी मराकिज़ में तुलबा की सख्त तलाशी ली गई, जबकि उन्हें मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ओहदेदारों ने सरपरस्तों से अपील की थी कि वो अपने बच्चों को वक्त से कम आधा घंटा पहले इम्तिहानी मरकज़ पर पहुँचा दें, जिसका मुस्बत असर देखने को मिला। इस मरतबा भी हुकूमत ने 5 मिनट की ताख़ीर से पहुँचने पर इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी। इम्तिहानी मराकिज़ में तुलबा की सहूलत के लिए कई एक बुनियादी सहूलतें फ़राहम की गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े के बायस ईंधन की किल्लत पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के पास तेल के काफ़ी ज़खायर हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस मामले पर परेशान ना हो। petroleum from some 17 countries before BJP government, and now we are importing from 43 plus countries. But not only that, many people don't know we export a huge amount of petrol and diesel. We export almost 25% of what we import crude, we convert to petrol and diesel and export it. So right now our petroleum imports will come down by 25-30% because that's what comes to Gulf of Hormuz. But if we simply stop exporting diesel, we are safe for now. Not only for now, for a very long time, because as it is our reserves are for total reserves, both with the government and with the oil marketing companies and the refineries, all three put together is close to 75 days. That's about petroleum. However, yes, when it comes to LPG, we don't have, LPG is difficult to store and storage containers are very, very expensive. We do not have that kind of storages. And LPG we import on a daily basis, our reserves are thin. And so far we are holding on very well and we'll continue to do so. I do not think there'll be a huge disruption at the domestic level, but yes, there's an industrial level. My own son's factory, which is rubber gloves manufacturing, that's it. And there's going to be rationing at the commercial level. And rationing is important because we can prolong the reserves what we have and the inputs that are coming in. But जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने हफ्ते को पहाड़ी शरीफ में फील्ड सतह पर ई वेस्ट मुहिम का आगाज़ किया और इसके बाद उन्होंने पहाड़ी शरीफ ईदगाह का दौरा किया। कमिश्नर ने ईदगाह और इसके अतराफ में सफाई सुथराई का जायजा लिया। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ईदगाह और इसके अतराफ साफ सुथरा रखा जाए। आरवी कन्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रमज़ान के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ।
तमापुर मंडल हुदूद में पेश आए सनसनीखेज चेन स्नैचिंग वाकये को पुलिस ने इंतहाई तेजी से हल कर लिया है। आरएमपी डॉक्टर पर हमले करके सोने की चेन छीनने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एक कार, सोने की चेन और नकद रकम भी बरामद की। तफसीलात के मुताबिक 11 मार्च की रात तकरीबन 11:30 बजे एक आरएमपी डॉक्टर पर उस वक्त हमला किया गया जब वो नेदुनूर से मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। मुलजिमान ने कार में उनका ताक़ुब किया और नेदुनूर के मुज़ाफ़ात में आम के बाग के पास रोककर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। बादज़ा उनके गले से तकरीबन 1 तोला सोने की चेन और 1000 रुपये नकद लूट कर फरार हो गए। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर एसीपी करीमनगर रूरल विजय कुमार की निगरानी में तमापुर सीआई सदन कुमार और पुलिस अमले ने तफ्तीश शुरू की। 13 मार्च की सुबह इंदिरा नगर क्रॉस रोड के करीब चेकिंग के दौरान मुश्तबा स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी लेने पर 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मुलजिमान ने जुर्म का भी एतराफ़ किया। పేరెంట్స్ ఇది డబ్బు దొరకదు కాబట్టి ఇట్లా ఆఫెన్స్ చేశారు. మెయిన్ దీంట్లో నెగ్లిజెన్స్ అండ్ సే పేరెంట్స్ సూపర్విజన్ లేదు. పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్ సూపర్విజన్ ఉండాలి. సో దీంట్లో లెర్నింగ్ ఏంటి అంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యంగ్ ఏజ్ ఓన్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 19-year-old ఇంత పెద్ద ఆఫెన్స్ ప్లానింగ్ తో చేస్తున్నారు కాబట్టి వి నీడ్ టు థింక్ అండ్ పాండర్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది. మెయిన్ మనకి పేరెంట్స్ సూపర్విజన్ అండ్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్లో ఉంటే టీచర్ సూపర్విజన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇఫ్ ఎనీ సచ్ స్టూడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్, పేరెంట్స్ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అండ్ ఈవెన్ police also. They are here to help. We'll counsel them. There are a lot of government schemes for them. We can help them. Otherwise, through counseling only, it can be controlled. But supervision undali. So because of lack of supervision, these people they resorted to such lifestyle and आ करता इनका पैदा ऑफेंस पड़ा चीज़ अगर अभी नहीं पकड़ते तो then they can commit इनका heinous offense future में 6 बच्चों. So I like to congratulate team of ACP Karimnagar Vijay Kumar and CI team of group Southern, then SI LMT and SI Trigonometry and all 3 constables who have worked hard on this case, and a suitable reward will be proposed for them. Thank you very much. डीजीपी को मौसूल होने वाली काबिल एतमाद इत्तला की बुनियाद पर मेदक सरकारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेडिकल बिल से मुताल्लिक़ सेक्शन में मुख्तलिफ फाइल्स की जांच की गई। इस सिलसिले में एसीबी डीएसपी सुदर्शन रेड्डी की निगरानी में मुआयना किया गया। मेडिकल रीएम्बर्समेंट बिल्स के मामले में सुपरिंटेंडेंट लतीफ़ुद्दीन ने कहा कि अगरचे बातिनी रजिस्टर को बरकरार रखा जाता है लेकिन ज़ाहिरी रजिस्टर को सही तरीके से बरकरार नहीं रखा जाता है। इन्होंने कहा कि मुआयने से ये बात सामने आई है कि मेडिकल रीएम्बर्समेंट बिल बर वक्त नहीं भेजे जाते और जब तक कर्ज या फ़ायदा नहीं मिलता बिल पास नहीं होते। इन्होंने कहा कि उनके सेक्शन में 282 बिल्स में से 116 बिल्स को मेडिकल बिल सुपरिंटेंडेंट ने महकमे को भेजे बगैर ज़ेर इल्तिवा रखा। డీజీపీ ఉత్తర్వుల మేరకు మన మెదక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్ సెక్షన్లో తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. ఏంటో అంటే ఏదైతే రీఎంబర్స్మెంట్ ఉన్నాయో దాని అప్లికేషన్స్ టైమ్లీ డిస్పోజల్ అయితే లేదని చెప్పేసి మెయిన్ అలిగేషన్. వాళ్ళకు ఏమన్నా రుణమో ఫలమో మూర్తున్నాయి కానీ ఆ బిల్లు పాస్ చేస్తలేదు. దే ఆర్ నాట్ డిస్పైజింగ్ టు ద కన్సర్న్ అథారిటీస్. వాటికి వాళ్ళు ఇన్వర్డ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తలేదు. ఇప్పుడు బిల్లు శాంక్షన్ అయిపోయింది, సూపరింటెండెంట్ గారి సిగ్నేచర్ అయిపోయిన తర్వాత అతను ఏం చేయాలి, కన్సర్న్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్కి ఆ బిల్లుని అనేది పంపించాలి. మన అతని దగ్గరనే పెట్టుకొని ఆయన ఎలిజిబుల్ ఇస్తున్నారు. ఏదైతే బిల్ అయిందంటే కన్సర్న్ మనిషిని పిలుచుకొని అతనికి ఇస్తున్నారు. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్లో ఎంట్రీ చేసిన దాన్ని అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్లో కూడా ఆయన చేస్తలేదు. మొత్తము 282 బిల్స్ అతని దగ్గర ఉన్నాయి. అతను గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో आंध्र प्रदेश फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन के चेयरमैन राम प्रसाद ने आज अमरावती के एनटीआर भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर राम प्रसाद ने कहा कि माहीगीरों की फलाह व बहबूद और तरक्की सिर्फ इत्तेहाद से ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है, इसी वजह से वो इस सिलसिले में कई इक़दामात कर रही है। మత్స్యకారులు చేసింది ఏందని చెప్పి అడగడం ఆశాపదంగా ఉంది. నేను ఆ మంత్రి గారికి ఒకటే విషయం చెప్తా ఉన్నా, గత 5 సంవత్సరాలు మీరు మత్స్యకారు అని చెప్పి మత్స్యకార సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్న మీరు గత 5 సంవత్సరాలు మంత్రిగా పనిచేశారు. మత్స్యకారులకు ఏం చేశారని చెప్పి నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా. జగన్ గారి మెప్పు కోసమో
మంత్రి పదవి కాపాడుకునే కోసమో మీరు మత్స్యకారులను తాకట్టు పెట్టిన విషయం వాస్తవం కాదని అడుగుతా ఉన్నా. 217 జీవో తీసుకొచ్చి మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి వారి గురితాళ్ళగా మారే జీవో ఈరోజు రాష్ట్రంలో మత్స్యకారులందరినీ ఇబ్బంది పెట్టిన విషయం వాస్తవం కాదని అడుగుతా ఉన్నాం. ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మత్స్యకార ముద్దుబిడ్డ అయిన కుల్రవీంద్ర గారు ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక కమిటీ చేసి ఆ జీవో వల్ల మత్స్యకార హక్కులు కోల్పోతాం, మా సంక్షేమం కోల్పోతామని చెప్పి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేస్తే మీరు ఆ జీవోను ప్రజల్లో తిరుగుబాటు వస్తోందని చెప్పి నీరు కాచి हैदराबाद के दिलसुख नगर में बेरोजगारों ने दोबारा से सड़कों पर एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खासतौर पर नौजवानों को नजरअंदाज करने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें फौरी तौर पर रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने एहतजाज करने वाले बेरोजगार अफराद को हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जिले चित्तूर के एमपीडीओ ऑफिस में एमएलए के मुरली मोहन की सरपरस्ती में चेक तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि जय किसान स्कीम के तहत हल्के के 5 मंडल्स के 33,881 किसानों को 19.34 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। प्रोग्राम में अफसरान, अवामी नुमाइंदों और किसानों ने शिरकत की। एमएलए ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद से ज़राअत में मदद मिलेगी। प्रोग्राम में मंडल सदर डी चौधरी और महकमे ज़राअत के अफसरान मौजूद थे। वाईएसआरसीपी के जिला सदर पी रविंद्र नाथ रेड्डी, रुकने असम्बली अविनाश रेड्डी, साबिक डिप्टी सीएम अमजद बादशाह, साबिक मेयर सुरेश बाबू, हज कमेटी के साबिक चेयरमैन और मेयर पी सुरेश, एमएलसी रामचंद्र रेड्डी, ज़रा अक़लियती सेल के सदर और दीगर निकड़पा की शाही दरबार होटल में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने कहा कि दावत इफ्तार भाईचारे को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। కడప నగరంలో ఇవాళ మా ఆజం భాయ్, నయీం భాయ్ వీళ్ళిద్దరూ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇఫ్తార్ విందుకు మరి నేను, నాతో పాటు మా డిప్యూటీ సీఎం అమ్జద్ బాషా గారు, మరి సురేష్ బాబు గారు, అదేవిధంగా మా జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు, మా మేయర్ పాకా సురేష్ గారు అందరం కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం జరిగింది. మరి ఎంతో పవిత్రమైన మాసము. ప్రతి ముస్లిం కుటుంబం కూడా, ముస్లిం సోదరులు కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో, ఎంతో నిష్ఠతో మరి ఈ మాసం అంతా కూడా రోజా ఉంటారు, ఉపవాసం ఉంటారు. వాళ్ళందరి కుటుంబాలకు మంచి జరగాలని, భగవంతుని ఆశీస్సులు ముందుగా ఆ కుటుంబాలపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈద్ ముబారక్। आज का दिन 13/3/2026 शाही महल कन्वेंशन में हम दोनों दोस्त शेख नईम बादशाह और मोहम्मद आजम शाही दरबार होटल ओनर दोनों मिलकर एक कड़पा की आवाम के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे साथियों के लिए और वाईएसआर पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उन सब साथियों के साथ आज एक शाही महल कन्वेंशन में एक बेहतरीन इफ्तारी, शाही इफ्तारी के नाम से किया गया है। हम सब एक मिलकर अपनी आवाम को आजकल जो दुनिया में बहुत ही फ़िरका परस्त चल रहे हैं उसकी मिसाल देने के लिए हम दो दोस्तों की एक कोशिश है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस इफ्तारी में सब लोग भाग लेकर हम सबको दुआएं दिए हैं और हम लोग भी सबको मिलाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम कड़पे के अवाम को और कड़पे के शाही दरबार की कस्टमर्स को तहे दिल से रमज़ान मुबारक। एपी के बापटला जिले के परचूर मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हफ्ते की सुबह तकरीबन 2:30 बजे हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिलकलोरी पेट जाने वाली एक डिज़ायर कार ने कंट्रोल खो दिया और देवरापल्ली गांव के बस स्टॉप के करीब सड़क अबूर करने वाली भेड़ों के रेवड़ से टकरा गई। हादसे में 48 भेड़ें मौके पर ही दम तोड़ गए और 16 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ఎంత ఎంత లాస్ జరిగింది మీకు? 9 లక్షలు. అదేలే అన్నా चित्तूर के सरकारी अस्पताल के अहाते में खड़ी एम्बुलेंस में भयानक से आग लगी। आग तेजी से फैल गई जिसकी वजह से धुआं उठने लगा। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे ने अस्पताल के अहाते में मरीजों और उनके लवाहिकीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ख्याल किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या फनी खराबी के बाइस लगी होगी।
मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा हिंदुस्तान की प्लास्टिक की सनत पर असरअंदाज होने लगा है। उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के ताजिरों ने खाम माल और तैयार मसनूआत दोनों की कीमतों में तेजी से इजाफे की इत्तला दी है। इन्होंने कहा कि खाम तेल और गैस के बढ़ते हुए अखराजात ने खाम माल की कीमतों में इजाफा किया, जिसके नतीजे में घरेलू प्लास्टिक की अशिया जैसे बोतलें, बाल्टियां, कुर्सियां और यहां तक के खिलौनों की कीमतों में 30 से 40% का इजाफा हुआ। प्लास्टिक के ताजिरों के मुताबिक खाम तेल और कुदरती गैस बाज़ प्लास्टिक के दाने तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं, जो अहम खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से ज़्यादातर मवाद मगरबी एशिया से मंगवाया जाता है और हाल ही में तेल और कुदरती गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ईरान और इराक युद्ध से सारा ही प्लास्टिक का इफेक्ट पड़ता है। तेल गैस सब महंगी होगी, प्रोडक्शन में फ़र्क आ गया और मटेरियल के रेट एवरेज करीब 30 से 40% बढ़ गए, जिसकी वजह से माल भी नहीं बिक पा रहे हैं। तो ईरान तेल सारा कुछ आता ही ईरान से है, गैस पाइपलाइन भी ईरान से ही आती है, तो सब चीज़ों का इफेक्ट प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा पड़ा है। मार्केट बहुत अब चली गई है, 30 से 40% रेट बढ़ गए हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो प्लास्टिक के दाने में जो रेट बताया जा रहा है वो दुगना बताया जा रहा है। उस वजह से जो खिलौने की फाइनल प्रोडक्ट है उसके रेट में कम से कम 25 से 30% की रेट की तेजी आ चुकी है। हर प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम में खिलौने सबके रेट बढ़ गए हैं और इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत आगे आने वाली है। जैसे कि युद्ध हम देखते हैं उसमें क्रूड ऑयल आता है सर, इम्पोर्ट होता है इंडिया में, तो उससे हमारा पीपी का जो दाना होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें हाइक हो रहा है कम से कम 30% का पीपी का दाना, जो हमारा सबसे सबसे इंटीमेट यूज़ है पीपी के दाने का, और उसके बढ़ने से हमारे हर चीज़ों पे, फैब्रिक पे, अपना एलडी सब पे सबके रेट हाइक हो रहे हैं और जिससे बहुत मार्केट अनस्टेबल है और इसलिए लोग सोच रहे हैं माल खरीदे या ना खरीदे। लोगों बहुत अनस्टेबल है मार्केट और माल भी बिकना। भूषण कुमार नामी एक शख्स जो बरनाला जिले के भदरवा इलाके के शाहना गांव में अपने गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा था। दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। इत्तलात के मुताबिक ये शख्स तकरीबन 2.5 घंटे से लाइन में इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी मौत हो गई। अहले खाना फिलहाल लाश को घर ले गए, जबकि इंतजामिया मामले की तहकीकात कर रही है। इत्तलात के मुताबिक 66 साल भूषण कुमार मित्तल और उनका बेटा देवराज मित्तल सुबह 8 बजे से गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उनकी बारी 25वीं थी और ताहम उनका नंबर आने से कबल सिलेंडर पर बैठते ही उनका दिल का दौरा पड़ा और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान खलीजी ममालिक से हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान अबू ज़हबी से वापस आने वाले मुसाफिरों ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें काबू में हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर जाली खबरों को फॉलो करने की बजाय हकीकी साइट्स और हकीकी खबरों को फॉलो करने की ज़रूरत है। कहा कि हमारी वापसी में हर किसी ने ताउन किया है। Nalain, there is no problem, but in Abu Dhabi and Dubai, there are in the news we are showing that many problems there, and we are coming from Abu Dhabi airport. That time it was okay. Previously it was coming drones and all. Now it's presently the current situation okay. In the news and all, we are seeing that it's very dangerous situation. And my friends are working in Abu Dhabi, and they were telling also. And when they were going for duty, they can see the situations. सिचुएशन दुबई और अबू धाबी, शारजा, अजमान में बहुत सेफ है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ की जो मिलिट्री है, दे आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी एक्शन। जो भी गवर्नमेंट के, अबू धाबी गवर्नमेंट या दुबई गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं, वेरीफाइड साइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपडेट्स देख सकते हैं। वॉट एवर दे आर गिविंग अपडेट्स इज द ट्रू अपडेट्स। whatever you're getting from social, जो भी आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, उस पे जो वायरल दिखा रहे हैं वो सब सही नहीं है, फेक है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें। आप दुबई और अबू धाबी की जो न्यूज़ आती है उस पर ध्यान दें। तो वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, लाइफ नॉर्मल है, सबके ऑफिसेस चल रहे हैं, सब काम पे जा रहे हैं, मॉल्स खुले हैं, मॉल्स पे शॉपिंग के लोग जा रहे हैं। अभी फेस्टिव सीजन है तो शॉपिंग भी हो रही है, लोग भी हैं मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मिसाइल अटैक्स हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल्स आ रहे हैं, पर उसके लिए गवर्नमेंट ने इंटरसेप्शंस कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छोटे बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं।